गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर जिसका कोड है 825 FB उसका फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो 20 क्वेश्चन दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट पर लिखना है, अर्थात गोले भर के उनको बताना है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो आंसर है 1789। नेपोलियन संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा पहला फ्रांस से। अगर प्रश्न नंबर 3, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो आंसर है 13 अप्रैल 1919। नंबर 4, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 5 वाले प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1944। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित हैं? तो आंसर है 8। अगला प्रश्न है, भारत संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों विभाजन होता है? तो आंसर है केंद्र एवं इकाइयों के मध्य। अगला है, वियना की संधि कब हुई? तो आंसर है 1815। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1992। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? तो आंसर है उपर्युक्त तो सभी। और लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आंसर है अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? तो आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 13 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो आंसर है दालें। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, मोनाजाइट रेत में किस प्रकार के यूरेनियम खनिज पाया जाता है? तो आंसर है यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किस देश का अधिक विकास किस पर आधार पर निर्भर किया जाता है? तो आंसर है उपरोक्त सभी। यानी किसी देश का जो विकास है वो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो आंसर है श्रीलंका। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन के आधार पर है? तो आंसर है स्वामित्व, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं? तो आंसर है सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 20, एक वस्तु अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। इस प्रकार से इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। खंड बा के अंतर्गत वर्णात्मक प्रश्न है जिनके उत्तर हमें 80 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? इसके 2 कारण बताना है। तो इसका आंसर है 1848 के बाद यूरोप में राज्य शक्ति और राजनीतिक वर्चस्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। जर्मनी में मध्यवर्गीय लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं व्यापक थीं। 1848 में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की सहायता ली थी। जर्मनी के एकीकरण के समय हुई बड़ी घटनाएं निम्नलिखित थीं। तो पहली घटना है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक लड़ा गया युद्ध प्रसा की जीत के साथ समाप्त हो गया और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा है, 18 जनवरी 1871 को जर्मन राज्यों के शासकों, सेना के प्रतिनिधियों, प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क सहित प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल में हुई, जिसमें काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। अगला है, जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण पर नए राज्य पर जोर बल दिया गया। इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो कारण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में प्रश्न है, कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार किया गया? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अगले प्रश्न का उत्तर है, सबसे पहले कॉर्न लॉ को समझते हैं कि कॉर्न लॉ क्या है। तो जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न अर्थात मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। कॉर्न लॉ के सूत्रपात के बाद जब ये कानून बन गया तो भोज्य पदार्थों का मूल्य अधिक हो गया।
नगरों में रहने वाले उद्योगपति और उच्च मूल्यों के कारण अप्रसन्न थे। उन्होंने कॉर्न लॉ का उन्मूलन करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटिश में भोजन की पहले की अपेक्षा अधिक सस्ती दरों पर आयातित होने लगा। ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य थी। भूमि का विशाल क्षेत्र खेती के योग्य नहीं रहा और हजारों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। वे कार्यों की खोज में शहर आ गए अथवा विदेशों की ओर पलायन कर गए। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव। तो भोजन के मूल्य में गिरावट आने से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई और आय भी बढ़ गई तथा भोजन के लिए अधिक मांग में भी बढ़ोतरी हुई। अगला है कृषि संबंधी उत्पादों का निर्यात करने के लिए नए रेलवे स्टेशनों व बंदरगाहों की आवश्यकता पड़ी। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से अत्यधिक आवासों व प्रबंधनों की आवश्यकता हुई। इन सभी गतिविधियों के लिए पूंजी व श्रम की आवश्यकता थी। लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी का प्रवाह होने लगा। श्रम की मांग के कारण 19वीं शताब्दी में लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करने लगे। 1890 में ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कभी कभी रेलों या जहाज़ों द्वारा हजारों मील दूर से भोजन आता था। यह नाटकीय परिवर्तन यद्यपि छोटे पैमाने पर पश्चिमी पंजाब में हुआ। भारत में ब्रिटिश शासकों ने निर्यात हेतु गेहूं और कपास में बढ़ोतरी करने के लिए उपजाऊ कृषि भूमि में सिंचाई का विकास कर पंजाब को रूपांतरित कर दिया। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 ईस्वी से 1904-20 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना तक बढ़ गया। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर है भारत में जाति प्रथा एवं का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर है भारत में जाति प्रथा का राजनीति और समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो पहला है राजनीति का प्रभाव। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति के एक मत की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने के लिए सक्रिय हों। दूसरा है देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और एक से अधिक समुदाय के लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट प्राप्त नहीं कर सकती। कई राजनीतिक पार्टियां एक ही जाति के उम्मीदवारों को प्रस्तुत कर सकती हैं। समाज पर प्रभाव। भारत का सामाजिक ढांचा जातिवाद पर आधारित है। सभी समाजों की कुछ सामाजिक असमानताएं और किसी न किसी तरह का श्रम विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था का एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अगला है एक जाति समूह के लोग या मिलते जुलते पेशों के होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती, ना ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पंक्ति में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार से जो जाति प्रथा है उसका राजनीति और समाज पर प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 के अथवा में है लोकतांत्रिक शासन एक उत्तरदायी शासन होता है। उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर है उत्तरदायी सरकार एक उत्तरदायी ऐसी सरकार होती है जो जिम्मेदार हो अथवा जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके। लोकतांत्रिक सरकार लोगों व संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार का गठन करते हैं। यदि वे लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य ना करें तो लोगों को उसे बदल देने का अधिकार होता है। वो जिम्मेदार सरकार भी होती है। जिम्मेदार सरकार ऐसी सरकार होती है जो लोगों की आवश्यकताओं और उम्मीदों की ओर सकारात्मक रूप से ध्यान देती है। सरकार ऐसे निर्णय लेती है, नीतियाँ बनाती है जो लोगों को मंजूर हों। इसके अंतर्गत जब भी आवश्यकता पड़े लोग निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। वैध सरकार निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, अर्थात प्रतिमानों तथा सही कार्यप्रणाली को अपनाकर ही निर्णय लेती है। नागरिकों को यह जानने की स्वतंत्रता होती है कि क्या निर्णय सही कार्यप्रणाली से लिए गए हैं या नहीं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। और लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो एक उत्तरदायी सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है।
तो आंसर है प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण प्रत्येक प्रकार के संसाधन का उपभोग बढ़ा है, जिसका विवरण निम्नलिखित। नंबर 1, तकनीकी विकास के आलोक में आत्मनिर्भर कृषि का स्थान व्यापारिक कृषि ने ले लेती है, जिससे मृदा का दोहन बढ़ता है। दूसरा है, प्रौद्योगिकी के कारण खनिजों का दुर्गम और अगम्य स्थानों से भी खनन होने लगता है, जिससे उस क्षेत्र विशेष के संसाधन का उपभोग बढ़ता है। तीसरा है, तकनीकी विकास के कारण औद्योगिकरण में तीव्रता आती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपभोग होता है। अगला है, आर्थिक विकास के कारण आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण में अत्यधिक तीव्रता आई है, जिससे संसाधनों की मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। अगला है और लास्ट, प्रौद्योगिकी विकास के कारण सामान्यतः वस्तुएं जो तटस्थता की अवस्था में होती हैं वे भी संसाधन का रूप ले लेती हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी विकास का यह यंत्र है जो संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों के उपयोग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 के अथवा में है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के देशों की एक दूसरे से जुड़ी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि के स्वरूप को ही बदल दिया है। भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव निम्नवत हैं। नंबर 1, भारत के निर्वाह कृषि ने व्यापारिक कृषि का रूप धारण कर लिया है। आज भारतीय जो किसान हैं उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अगला है, भारतीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग होने लगा है। नई तकनीकी के द्वारा भारत में मिट्टी एवं जलवायु की अनुकूल दशाओं का पूरा लाभ उठाया जा रहा है। अगला पॉइंट है नंबर 3, उन्नत बीजों के उपयोग से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। नंबर 4, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हमारे कृषि उत्पादों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। अगला है 5, कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण किया गया, जिससे उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। इस प्रकार से हम इस टिप्पणी को लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? तो इसका आंसर है, इस प्रश्न का उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकास मापने के लिए मानव विकास के विभिन्न प्रतिमानों का उपयोग लाया जाता है, जबकि विश्व बैंक द्वारा केवल आर्थिक विकास का मापन किया जाता है। विश्व बैंक सामान्य रूप से विकास संबंधित गतिविधियों को मापने हेतु सकल राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग करता है, जबकि विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित करता है। पहला है निम्न आय वाले देश। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जो अविकसित होते हैं और जहां प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम होती है। मध्यम आय वाले देश। इस श्रेणी में उन देशों को शामिल किया जाता है जो विकसित एवं विकास के अविकसित के मध्य होते हैं। लैटिन अमेरिका महाद्वीप के ज़्यादातर देश इसी श्रेणी में आते हैं। विकसित देश, ऐसे देश जो अधिक समृद्ध होते हैं, साथ ही जहां कम जनसंख्या एवं पर्याप्त संसाधन पाए जाते हैं, विकसित देश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के अधिकांशतः देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में यूएनडीपी द्वारा निर्धारित मापदंड को अधिक प्रासंगिक माना जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 के अथवा वाले में प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर होगा, तृतीयक क्षेत्रक को निम्न आधार पर अन्य क्षेत्रकों से भिन्न किया जाता है। नंबर 1, प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रकों में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रक में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरणतः कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में और कपास के रेशे से वस्त्र तैयार करना द्वितीयक क्षेत्रक में, लेकिन तृतीयक क्षेत्रक में इन्हें बाजार में बेचा जाता है। इन्हें ट्रकों व अन्य परिवहन माध्यमों से थोक बाजार तथा खुदरा दुकानों तक पहुंचाना होता है। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। अगला है, तृतीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को मानसिक क्षमता की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण के लिए डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि। लेकिन प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक में श्रमिकों को शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण के लिए बढ़ई, किसान, राजमिस्त्री आदि का काम। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 वर्णात्मक प्रश्न है, जिनके उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया में के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या अथवा में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का
मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 26, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं के बारे में या लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों के बारे में हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताना है। अथवा में क्या भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, इसके बारे में व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसमें मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। अथवा में उन तरीकों के बारे में बताना है जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंतर्गत मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं और मानचित्र में सही नाम और सही स्थान अंकन हेतु आधे आधे नंबर का अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो आंसर है लाहौर। इसको हम मानचित्र में इस तरीके से दर्शा सकते हैं, लाहौर को हम इस जगह पर दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो आंसर है चौरा चौरी। इसको हम मानचित्र में इस जगह पर दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में 2 जगह हुआ। सबसे पहले सितंबर अधिवेशन कोलकाता में हुआ, तो हम कोलकाता को यहाँ दर्शा सकते हैं। और उसी साल 1920 में एक और अधिवेशन हुआ जिसे दिसंबर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जो नागपुर में हुआ, और हम नागपुर को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो आंसर है अहमदाबाद। इसको हम मानचित्र में यहाँ पर दर्शा सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, तो आंसर है दांडी। तो हम दांडी नामक स्थान को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा इतिहास संबंधी मानचित्र पूरा होता है। और 29 के खवाले में जो हमारा भूगोल से संबंधित मानचित्र है, इसमें सही नाम और सही स्थान अंकन हेतु आधे आधे नंबर का निर्धारण किया गया है। पहला है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, तो आंसर है तारापुर। और तारापुर को हम इस जगह पर दर्शा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम SSS से हमें यहाँ पर दर्शाना है। अगला प्रश्न है इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, इसको हम इस चिन्ह के माध्यम से, जैसे पीलीभीत और देवरिया, तो हम पीलीभीत को यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सलाल बांध, इसको इस चौकोर डिब्बे के वर्ग के सब द्वारा दर्शाना है। तो जो सलाल बांध है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव नदी पर है, तो इसको हम जम्मू कश्मीर में यहाँ दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की एक नदी को चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है, तो वो है नदी है कावेरी, और कावेरी नदी को हम इस चिन्ह के माध्यम से यहाँ दर्शा सकते हैं। और 5वां अंतिम प्रश्न है राजस्थान की राजधानी नगर को हमें इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाना है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर नगर को हम इस चिन्ह के माध्यम से दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये मानचित्र का क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।